बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये 2 पॉइंट चल जाते हैं, 2 पॉइंट में खत्म हो जाती है क्लास। मामला कहां तक पहुंचा जरा एक बार बताना कुछ। मतलब वीक एसिड वाला केस हो चुका है। पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड नहीं हुआ है। लेक्चर नंबर 5 है, 6 नहीं है, तो आप पीछे कैसे हो गए। देखो बच्चों, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। अब पॉलीप्रोटिक एसिड का पीएच क्या है, कैसे निकालते हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में कुछ बताना चाहोगे। देखो, तो सबसे पहली बात आती है कि यार ये पॉलीप्रोटिक एसिड है क्या। तो जरा गौर से सुनिए। यदि कोई एसिड एक से ज्यादा प्रोटॉन इशू करता है, एक मोल एसिड एक से ज्यादा प्रोटॉन इशू करता है, तो उसको नाम दिया जाता है पॉलीप्रोटिक एसिड। एक मोल एसिड एक से ज्यादा मोल प्रोटॉन इशू करता है, तो उसको नाम देते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। मतलब मोर देन 1 मोल प्रोटॉन रिलीज बाय 1 मोल ऑफ एसिड। यदि एक मोल एसिड एक से ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो हम नाम देंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो H2SO4, H2SO4 जब ब्रेक होगा तो ऐसे आएगा। अब एक मोल एसिड कितने मोल प्रोटॉन दे रहा है, 2 मोल। इसका मतलब ये पॉलीप्रोटिक एसिड है। ये देखो, एक मोल एसिड एक मोल एसिड कितने मोल प्रोटॉन दे रहा है, 3। इसका मतलब ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, HCl।
1 मोल प्रोटॉन 1 मोल एसिड दे रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलीप्रोटिक एसिड नहीं है ना, ये पॉलीप्रोटिक एसिड नहीं है। तो जरा देखो, पॉलीप्रोटिक एसिड उनको बोलते हैं जो 1 मोल एसिड 1 से ज्यादा प्रोटॉन दे। जब 2 दे रहा होता है तो डाइप्रोटिक बोल देते हैं, 3 दे रहा होता है तो ट्राइप्रोटिक बोल देते हैं, और 1 दे रहा होता है तो मोनोप्रोटिक बोल देते हैं। मोनोप्रोटिक को पॉलीप्रोटिक नहीं बोलते हैं, वो ऊपर डिफिनीशन में मैंने लिख दी है। तो पहले तो हमें एसिड के बारे में पता हो कि भाई पॉलीप्रोटिक टर्म का मतलब क्या है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, 1 मोल एसिड 1 से ज्यादा प्रोटॉन देगा। तो यदि 1 मोल एसिड 1 से ज्यादा प्रोटॉन देगा तो उसका नाम रखा जाएगा पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, जैसे H2SO4, H3PO4, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड में भी 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पॉलीप्रोटिक एसिड हुए। अब पॉलीप्रोटिक एसिड के पीएच की बात आती है, ये तो मैंने डिफिनीशन बताई। अब इनके पीएच कैसे निकाले जाएंगे, तो जरा इस बात पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, मैंने लिया एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड का पीएच निकाल चुके हो, H2SO4 का सिखाया ना, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड था। तो स्ट्रॉन्ग का निकालना तो तुम्हें आता है क्योंकि वो 100% डिसोसिएट होते हैं, वीक का निकालना हमें सीखना है। तो वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का पीएच निकालना अब हमें सीखना है। देखो, तो मैंने लिखा पीएच ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। इस पर जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, मगर एनसीईआरटी में एक पॉलीप्रोटिक एसिड का क्वेश्चन दिया है और उन्होंने कॉन्सेप्ट भी बताया है। प्रॉब्लम यहां है, तो इसलिए आ भी सकता है। ठीक है, इसलिए आ भी सकता है, मगर अभी तक पेपर में आपके नहीं मिला है। जब से नीट स्टार्ट हुआ है तब से पॉलीप्रोटिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, आएगा तो कैसा आएगा, क्या करना है, वो सारी बातें बता देता हूं, मगर आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बताया भी गया है और एक क्वेश्चन भी दिया है। तो चलो थोड़ा कहानी सेट करते हैं। तो पहली बात, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, जैसे ये H2S, अब मैंने इसको ब्रेक किया तो यार ये वीक है, तो एक एक करके डिसोसिएट होगा। पहली इक्विलिब्रियम आई तो इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जिसको कहोगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं, के कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब ये फर्दर डिसोसिएट हुआ तो ये आया ऐसे, इसको कहा गया सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, यहां तक ठीक है, सबको क्लियर है। अच्छा, अब एक एक करके बातें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला तो वो क्वेश्चन ये डिजाइन कर सकता है कि ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बताओ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बताओ। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का मतलब वो इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है जब एक साथ दोनों डिसोसिएट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पहले ये पूछा जा सकता है, 2-3 एसिड के के दे दिए सक्सेसिव डिसोसिएशन के कि ये K1 है, ये K2 है। अब ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ, मतलब इस रिएक्शन का बताओ जब आप एक साथ सारे प्रोटॉन डिसोसिएट कराते हुए दिखा रहे हो। यदि इसका पूछा जाए तो तुम रद्दी क्वेश्चन मान के चलो और ये मान के चलो तुम पीछे करके आए हो। बस आंखों का धोखा है, थोड़ा सा मन की आंखों को यूज करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये पढ़ाया गया है कि यदि एक से ज्यादा रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं और किसी तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है तो कैसे सॉल्व करोगे। और ये बात इतनी जगह मैंने बताई है और सबके कॉन्सेप्ट सेम ही बताए हैं। हीट ऑफ मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में हमने बताया कि 4-5 रिएक्शन दिए हैं और छठी रिएक्शन का वो कुछ पूछ रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, कैसे करोगे। ठीक है,
उसी तरह से जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में आया तो फिर मैंने बताया कि रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन दी हैं और किसी चौथी रिएक्शन या दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? वही यहां पर है, बस रिएक्शन यहां आयोनाइज फॉर्म में है, वहां मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती थी केमिकल इक्विलिब्रियम में। आप PCl5 को डिसोसिएट करके PCl3Cl2 लिखते थे, यहां बस आयन है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? रिएक्शन को मैथ की तरह सॉल्व करो कि ये दो रिएक्शन मतलब दो इक्वेशन दिए हैं, तीसरी इक्वेशन लानी है। मैथ्स में जैसे करते हो वैसे करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूल से सॉल्व करो, बस ये मैंने बताया था। और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या बताया? रिएक्शन को भी मैथ के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो और डेल्टा H को भी मैथ के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, जैसे मैथ करते हो वो करो। तो वही आज यहां पर करना है। फिर वो चीज आ गई, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट करते हैं, साइंस में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं मगर उसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मेट चेंज है। अब आयन के बीच में इक्विलिब्रियम है, दो रिएक्शन दिए, इसको छोड़ दो, दो रिएक्शन दिए, ये लाना है। अब बताओ क्या करना चाहिए? तो यदि आप इन दोनों को सम कर दो, मैथ्स की तरह देखो, जैसे मैथ्स में दो इक्वेशन दी, तीसरी लानी है, केमिस्ट्री भूल जाओ। तो यदि सम कर देंगे तो ये भाई कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने इसको माना 1, इसको माना 2 और डायरेक्ट सम कर दिया। तो मैंने कहा यार इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 1 और 2 किया तो यही आएगा, क्यों? ये और ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ा, राइट राइट जुड़ा, तो 2 और ये देखो। जब इक्वेशन ऐड होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में जाते हैं? मल्टीप्लाई में जाते हैं। रूल नंबर 4, यदि इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐड हो रही है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाएंगे। रिएक्शन पलट रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पलट जाएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड करोगे वो नंबर इक्विलिब्रियम के पावर में जाएगा 1 के फॉर्म में। ये 4 रूल होते हैं। तो यार यहां पे तुमने ऐड किया है, तो जैसे ही तुमने ऐड किया तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा वो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो तुमसे ये पूछेगा पॉलीप्रोटिक में। अब इसको चाहे तुम केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मानो चाहे आयनिक का मानो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आयनिक का लगा है, बस इक्वेशन कॉन्सेप्ट केमिकल का लगा है, इक्विलिब्रियम आयनिक की लिखी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि सक्सेसिव डिसोसिएशन करके K1 K2 K3 दे दिया है और रिजल्टेंट इक्वेशन मतलब ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया है। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है एक साथ डिसोसिएट करा के इक्विलिब्रियम बनाना। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा उठा के ऐड मारना है, इक्वेशन ऐड हुई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में गए। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। अच्छा, अब आगे क्या पूछेगा जरा गौर से देखो, एक एक करके सारी बातें बता दूंगा क्या क्या करेगा वो। अब जरा देखो, यहां पर 2 बार हमारे पास H आयन आया है, एक बार पहली इक्विलिब्रियम में, एक बार दूसरी इक्विलिब्रियम में। तो अब हमसे वो पूछेगा पीएच, आप पीएच बताओ, या हमसे पूछेगा कि भाई आफ्टर रिएक्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आफ्टर डिसोसिएशन इसका कंसंट्रेशन कितना है। जितनी चीजें सबका बता दे रहा हूं, उन्हीं में से तो कुछ पूछोगे यार, कोई नया थोड़ी पूछ लोगे जब कुछ है ही नहीं। यदि मैंने इसको पानी में डाला तो बताओ क्या क्या है। मैंने H2S को पानी में डाला तो तुम उसका पीएच पूछ सकते हो, पानी में डाला तो ये इक्विलिब्रियम आएगी, तो तुम क्या कह सकते हो भाई, इसका कंसंट्रेशन बता दो, इसका कंसंट्रेशन बता दो, इसका कंसंट्रेशन बता दो आफ्टर डिसोसिएशन। इतनी चीजें पूछ सकते हो। और एक ये पूछ सकते हो, ये बता ही दिया है, और कुछ तो नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कितने लोग हैं? इक्विलिब्रियम में ये है 1 2 3, ये और ये तो सेम ही है, और H आयन कंसंट्रेशन का मतलब पीएच। अब हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, 2 जगह से H आयन आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड तुम्हारे यहां क्वेश्चन आएगा। और यदि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना आए तो छोड़ ही देना, क्योंकि फिर वो 3 पेज का क्वेश्चन बनता है जाके, तो वो तुम्हारे यहां आएगा ही नहीं। देखो कैसे आएगा, जरा गौर समझो। यदि K1 की वैल्यू, ये K1 है, यदि बच्चों K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी हो या बराबर हो
फिर से सुनो, यदि K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी हो या बराबर हो, तो तुम्हें क्या करना है, गौर सुनिए। डाइप्रोटिक एसिड को मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है, सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात मैं थोड़ा समझाता हूं क्वेश्चन के थ्रू। मतलब उसको मानो नहीं कि 2 बार डिसोसिएट हो रहा है, आप बस ये मानो एक बार। क्योंकि यदि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो सेकंड की जरा देखो कैसे आएगी। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं तो आपको ये बात समझ में आएगी थोड़ा सा। मैंने कहा 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन है जो इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है। इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है और सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है। अब आपसे कितनी चीजें पूछ सकता है, वो सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। कैलकुलेट पीएच, पहला कि वो पीएच पूछ सकता है कि भाई पीएच आप सॉल्यूशन बताओ। दूसरा H2S कंसंट्रेशन, तीसरा HS कंसंट्रेशन, चौथा ये, इतनी चीजें पूछ सकता है। अब इतनी चीजों को हम एक एक करके निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो पहला पॉइंट ऑलवेज ट्रू है, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट से छोटा होगा सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड से छोटा होगा थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो ऑन। पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 8, दूसरी 10 की पावर -14 छोटी है। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूं। देखो न्यूट्रल से प्रोटॉन निकालना है और माइनस से प्रोटॉन निकालना है। तो जब माइनस से प्रोटॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अपोजिट फोर्स बाहर ले जा रहे हो। भाई प्रोटॉन क्या है, प्लस चार्ज। अब माइनस आयन है, उससे प्लस चार्ज बाहर ले जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, वो बाहर जाने नहीं देगा। इसका मतलब बाहर जाने की टेंडेंसी कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, के की वैल्यू कम है। तो हमेशा ये कंफर्म रूल है कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सेकंड से ज्यादा, सेकंड की थर्ड से ज्यादा, थर्ड की फोर्थ से ज्यादा। और ये बात ध्यान रखना कि पहले और दूसरे का कंपेयर सेम में हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि इसके फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किसी दूसरे के सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से कम हो सकती है, मगर वो दूसरा है ना। यदि एक ही एसिड में कंपेयर किया जा रहा है, उसी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट में कंपेयर किया जा रहा है, तो ऑलवेज 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 यही रूल होगा। फर्स्ट सबसे बड़ा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे ऑलवेज एक ही में कंपेयर किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यदि एक ही में कंपेयर किया जा रहा है तो ऐसा करोगे। बात समझ में आई। तो एक तो ये भी पूछा जाता है, वो ऐसा करता है, एक पॉलीप्रोटिक एसिड है H3A जिनका सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1 K2 K3। अब इनकी वैल्यू को अरेंज करो, 4 ऑप्शन बना दिए। तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे बड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अच्छा अब ये सारा कहानी कैसे निकलेगी। देखो मैंने चेक किया कि यार Ka1 की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -7 से छोटी है। 10 की पावर -8 दी है, तो 10 की पावर -7 से छोटी है। इसका मतलब इसको मुझे मोनोप्रोटिक एसिड मानना है। मोनोप्रोटिक एसिड मानना है मतलब नीचे वाली इक्विलिब्रियम पे ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ ऊपर वाली पे ध्यान देना है। इस इक्विलिब्रियम को छोड़ दो। अब आप बिल्कुल वही मानो जो आपके पास एस्टिक एसिड का केस था। मोनोप्रोटिक एसिड हो गया तो ये एस्टिक एसिड हो गया। अब बिल्कुल एस्टिक एसिड की तरह सॉल्व कर दो।
तो हम लोगों ने एस्टिक एसिड की तरह सॉल्व कर दिया। देखो, जब आपने एस्टिक एसिड की तरह सॉल्व किया तो एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट के ए, कल के फार्मूले याद है ना, कल या जब भी क्लास ली है, अंडर रूट के इंटू सी। इसको तुमने क्या मान लिया? मोनोप्रोटिक एसिड। तो ये एस्टिक एसिड हो गया। एस्टिक एसिड हो गया तो एचाइन का फार्मूला अंडर रूट के इंटू सी। एचाइन आएगा तो पीएच आ जाएगा। तो भाई एचाइन का फार्मूला हमें मिल गया, तो पीएच निकालना है तो मैं एचाइन लिख देता हूं। एचाइन की वैल्यू आ गई अंडर रूट के इंटू सी। के कौन सा? क्योंकि यहां तो बहुत सारे के हैं। के वन इंटू सी, पहला वाला, क्योंकि अब दूसरा तो है ही नहीं ना। अच्छा, एचाइन की वैल्यू ये हो गई। तो यार जब एचाइन की वैल्यू ये आती है तो देखो लिखा कैसे जाता है, सी 0 0 सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो ये एचाइन है। इस एचाइन की वैल्यू सी अल्फा भी है और इसी एचाइन की वैल्यू ये है। तो एचाइन की वैल्यू यदि यहां पर अंडर रूट, गौर से देखिएगा खेल खत्म हो गया है क्योंकि K1 इंटू सी है, तो एचाइन की वैल्यू डाल दो। तो ये ऐसे लिख जाएगा, किसी को बुरा लगेगा क्या? ये तो यहां लिखा ही है, ये भी क्या लिख गया है कि नहीं? एचाइन की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट के इंटू सी, और यहां पे कितनी है? सी अल्फा। उसी मालिक्यूल की तो बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर है। तो एचाइन की वैल्यू K1 इंटू सी, तो K1 इंटू सी, K1 इंटू सी, K1 इंटू सी। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई सी माइनस अंडर रूट K1 इंटू सी। इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट K1 इंटू सी। जो एचाइन की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। क्यों? सेम रेशियो में डिसोसिएशन है, तो जितना ये फॉर्म होगा उतना ये फॉर्म होगा। अच्छा, अब एचाइन आ गया तो पीएच आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब ये फंसा। आप चाहो तो क्वेश्चन को कर भी सकते हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ये देखो दिया है। अब आप इसकी वैल्यू डाल दो, 10⁻⁻8 इंटू, आप फार्मूले याद रखना, ये 0.1, तो ये आ गया 10⁻⁹ है कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 माइनस अंडर रूट 10⁹ अप्रोक्सीमेट 0.1 ही है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना कम है। के की वैल्यू देखो कितनी कम है। अच्छा, ये कितना आया? अंडर रूट 10⁻⁹। ये वैल्यू अभी तक नहीं निकली है, क्योंकि ये तो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में है। तो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू आएगी K2 के बराबर। कैसे आएगी ये भी सिखा देता हूं। आप सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन लिखो, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, देखिएगा, डरिएगा नहीं। ऐसे ही लिखोगे ना। आपने कहा है कि इनके कंसंट्रेशन बराबर हैं, देखो जो एचाइन की वैल्यू वही इसकी वैल्यू, तो जब बराबर है तो ये कट गए। तो जरा बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? K2। तो अब आपको एज ए फार्मूले आपके पास ये वाला केस आएगा। यदि इसके बाद का केस आया ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आप सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन बहुत लेंदी जाता है। तो आपको क्या करना है? K1 की वैल्यू देखनी है। वैसे तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेयर केस में आएगा, जहां तक मुझे लगता है कि या तो क्वेश्चन ऐसा वाला आएगा या जो पीछे कराया वैसा आएगा, और ऐसा आया भी तो सिंपल आएगा, जो ये केस है। आपने K1 की वैल्यू देखी, 10⁻⁻7 से छोटी है, तो वही सारे फार्मूले यूज कर दिए जो एस्टिक एसिड में थे, मतलब मोनोप्रोटिक एसिड में थे। एचाइन की वैल्यू अंडर रूट K1 इंटू सी होगी, ठीक है? एचाइन की वैल्यू अंडर रूट K1 इंटू सी होगी, उससे हम पीएच निकाल लेंगे। और उसके साथ का जो आयन है HS निगेटिव, उसकी वैल्यू भी वही होगी जो एचाइन की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों सेम रेशियो में है, अंडर रूट K1 इंटू सी। और इसकी वैल्यू क्या होगी? सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर, ठीक है? और इसकी वैल्यू पूछ ले तो C माइनस अंडर रूट K1 इंटू सी।
तो मैंने इसको फार्मूले के फॉर्म में इसलिए लिखा है जैसे आप फार्मूले याद कर लो। इस कंडीशन को याद करने के बाद कि यदि ये कंडीशन है तो ये फार्मूले है, और यही केस आपके में आएगा। यदि आया तो वैसे 99.99% चांसेस है कि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका या तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा या इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा जो ये मैंने कराया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि पूछ देगा तो फिर ये वाला केस पूछेगा जैसे आप जल्दी से आसानी से कर पाओ, कैलकुलेशन बहुत हैवी ना हो पाए। अब आप इसको नोट कर लो। फिर हम लोग डालते हैं हेडिंग बफर सॉल्यूशन। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड, यहां से तो क्या करोगे, फिर से समझो। पॉलीप्रोटिक एसिड का पीएच आएगा तो सबसे पहले K1 की वैल्यू देखोगे। यदि K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है तो उसको मोनोप्रोटिक एसिड मान लोगे। HN कंसंट्रेशन का वही फार्मूला √K1 × C, ठीक है, और पीएच का वही फार्मूला, सब कुछ वही लगेगा, कोई नई चीज नहीं लगेगी। छापिए। बुक में क्वेश्चन मिल सकता है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो इसी कैटेगरी का है जो मैंने अभी कराया है। बैक एक्सरसाइज में जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन वैसे मैंने करा दिया है, बस कंसंट्रेशन हल्का सा चेंज हो सकता है, नहीं तो वही वाला क्वेश्चन करा दिया है। अब चलते हैं बफर पे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस संडे को पढ़ा दी थी, तो बफर, हाँ स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखो यार, बफर सॉल्यूशन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं, और इसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो ये मान के चलो ये अभी कल हमारा चैप्टर शायद खत्म हो जाए। आज तो किसी हालत में, आज तो बफर ही हो जाए, यही बड़ी बात है। कल हमारा चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा, मतलब 80% 90% प्रोबेबिलिटी है कि कल हो जाएगा, मगर बच भी सकता है। हाँ क्वेश्चन भी करा देंगे। हाँ हाँ बेटे करा दूंगा। इसमें लिखित क्वेश्चन ज्यादा कराए, एक्चुअल में बुकों में क्या है, मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। अब इसी वजह से इसमें देखो लिखित क्वेश्चन ज्यादा कराए, मतलब लिख के मैंने ज्यादा क्वेश्चन दिया है। बोर्ड वाले क्वेश्चन कम, लिख के ज्यादा, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन पढ़ा रहे हैं, तो स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैंने लिख के करा दिया। बुक में क्या है, रैंडम क्वेश्चन पड़े हैं, तो इसमें लिख के क्वेश्चन बहुत कराए हैं। हाँ हाँ लिख गया, अच्छा लिख लो लिख लो, ये वाली हेडिंग है, लिखो। अब जरा देखो यार, बफर की बात करते हैं कि बफर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, कल आप लोग तैयारी से भी आना, क्योंकि कल यदि मान लो 20-25 मिनट रहेंगे तो कल मैं मिक्सअप क्वेश्चन भी लाऊंगा इसके, और ठीक है, अभी तो क्या है जिस हेडिंग को करा रहा हूं उसी के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो कल मिक्सअप भी लाऊंगा। मिक्सअप में आप सोच पाओगे कि यार क्या बवाल आ सकता है, कैसे क्वेश्चन को सोचना है, कैसे नहीं करना है। चलिए अब देखो बफर क्या होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो गौर से मेरी बात समझिएगा। देखो यार, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका नाम है ए, एक और सॉल्यूशन है जिसका नाम है बी। ठीक, मैंने सॉल्यूशन ए में एक दो ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, वही मैंने सॉल्यूशन बी में मिला दिया। गौर से सुनते जाइएगा।
सॉल्यूशन ए में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, 1-2 ड्रॉप, 1-2 ड्रॉप का मतलब 1-2 ml, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। वही मैंने सॉल्यूशन बी में मिला दिया। अब दोनों में दिखा क्या हमें, इसमें रिजल्ट आया पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। पीएच ऑफ सॉल्यूशन सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंज हुआ। भाई किसी भी सॉल्यूशन में आप एसिड डाल दोगे या बेस डाल दोगे तो पीएच चेंज हो जाएगा। 4 दिन से यही तो पढ़ रहे हैं। एसिड मिलाया, पीएच अलग आ रहा है, बार बार निकालना है। पानी मिलाया तो पीएच अलग आ रहा है, बार बार निकालना है। 2 एसिड मिला रहा हूं तो पीएच आ रहा है, बार बार निकालना है। एसिड बेस मिला रहा हूं तो पीएच आ रहा है, बार बार निकालना है। इसका मतलब पीएच चेंज हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये मतलब होता ही है, यूजुअल है। अब यार इसमें मैंने मिलाया तो इसमें क्या हुआ, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट। मतलब अप्रोक्सीमेट सेम। तो यार ये तो कंडीशन से बाहर की चीज है कि आपने किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस मिलाया, ऊपर से स्ट्रॉन्ग, और उसका पीएच अप्रोक्सीमेट सेम है। और 100 सॉल्यूशन में ये काम किया गया तो 4-5 सॉल्यूशन में ये सिचुएशन आ रही है। 99% सॉल्यूशन इस तरह के हैं। तो इन्होंने कहा ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि भाई किसी में भी एसिड और बेस मिलाओगे तो उसका पीएच चेंज होगा। मगर ये कौन से सॉल्यूशन है जिनका पीएच चेंज नहीं हो रहा है जबकि हम उतना ही अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिला रहे हैं? तो ऐसे सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर कर दिया गया, उनको एक नया नाम दे दिया गया। और उनको नया नाम दिया गया क्या, बफर सॉल्यूशन। उनको नया नाम दे दिया गया बफर सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 1-2 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो तो उनके पीएच सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंज नहीं होते। बुकों में लिखा है डज नॉट अल्टर्ड, वो मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो वैसे तो उनकी भावनाएं सही हैं मगर वो लैंग्वेज के फॉर्म में गलत है। डज नॉट अल्टर्ड का मतलब वैल्यू सेम है, एकदम सेम है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं भाई? वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसका मतलब होता है वही वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट सेम का मतलब होता है इतनी चेंज हुई है मगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं है कि हम उसको कंसीडर कर सके। तो ध्यान रखना, चेंज होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंज नहीं है। तो आप चाहो डज नॉट अल्टर लिखो तब भी हम टिक करेंगे, हाँ ही मतलब सही मानेंगे, मगर आप इस तरह से लिखो तो ज्यादा सही है। इससे तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि मिलाने से चेंज होता है, तो आगे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे जो अभी इसके आगे थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। नहीं तो उन कॉन्सेप्ट में तुम्हें दिक्कत आएगी। तो बफर क्या होता है, किसी ने कहा बफर क्या होता है, कोई भी सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं और पीएच नहीं चेंज हो रहा है या ना के बराबर चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे सोल्यूशन का एक नया नाम रख देते हैं बफर सोल्यूशन। इसमें मिलाया चेंज हो गया तो नॉर्मल, उसमें मिलाया नहीं चेंज हुआ तो वो बफर। नहीं चेंज होने का मतलब अप्रोक्सीमेट सेम, तो उसका नाम रख दिया गया बफर। तो लोगों ने कहा यार ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। मगर जैसे ही ये डिफिनीशन आई वैसे ही दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ये कौन से सोल्यूशन है, हम कैसे पहचानेंगे? ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना। मिलाया, पीएच चेक किया, लगभग वही आ रहा है तो बफर बोला, पेन कॉपी पे कैसे चलेगा? तो ये हुआ ऐसे कौन से कंपोजिशन है जिनके पास इस तरह का बिहेवियर होता है। तो इस तरह का बिहेवियर 3 कंपोजिशन के पास होता है। ये निकल के आया कि यदि वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है, कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट का मिक्सचर, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट का मिक्सचर,
वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट का मिक्सचर, या फिर वीक एसिड और वीक बेस। ये 3 बफर कंपोजिशन है, वीक एसिड और उसी के कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस और उसी के कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस। ये कंपोजिशन ऐसे होते हैं कि इनमें 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो पीएच लगभग सेम रहेगा। ये 3 कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो हमारा वीक एसिड है और इसका कॉन्जुगेट आयन कौन है, मैंने कहा था ना कि बोस्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट लगातार यूज होगा। वीक बेस, अब इसका कॉन्जुगेट आयन कौन है, अब आप जानते हो आयन अकेले होते नहीं है, हमेशा सब कुछ न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तो इनके साथ साथ इनको सॉल्ट बना दिया, निगेटिव आयन भी चिपका दिए। अब ये क्या है, वीक एसिड वीक बेस, जैसे ये भी बफर है, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो बात कहां तक पहुंची कि भाई कोई भी सोल्यूशन जिसमें 1-2 ml या 1-2 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं और पीएच लगभग कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे सोल्यूशन का नाम बफर सोल्यूशन रख देते हैं। तो किसी ने कहा वो सोल्यूशन कौन से होंगे, कौन से कंपोजिशन इस तरह का बिहेवियर करेंगे, तो वो कंपोजिशन क्या है, वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, ध्यान रखना वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग का कोई लेना देना नहीं है। तो जब कोई क्वेश्चन आता है कि यार इनमें से बफर कौन है, तो सबसे पहले ये चेक किया करो कि स्ट्रॉन्ग है तो वो बफर नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हम जल्दी पहचान लेते हैं। फिर आया वीक है, तो वीक है पहले चेक हुआ, फिर उसके साथ ये चेक करो कि उसका कॉन्जुगेट आयन भी है कि नहीं है। वीक एसिड है तो फिर चेक करो उसका कॉन्जुगेट आयन है या नहीं, वीक बेस है तो फिर चेक करो उसका कॉन्जुगेट आयन है या नहीं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चेक कर लो, यदि स्ट्रॉन्ग है तो कटता चला गया कि भाई ये बफर नहीं हो सकता है ना, तो हमें पहले वो चेक करना है। फिर हमें ये चेक करना है कि वीक है, तो वीक एसिड है तो साथ में उसका कॉन्जुगेट आयन है या नहीं है। वीक एसिड है तो साथ में कॉन्जुगेट आयन भी चेक करना, पता चला वीक एसिड है मगर सॉल्ट जो है उसके कॉन्जुगेट आयन का नहीं है, तो उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट किसका चाहिए, उसके कॉन्जुगेट आयन का, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ने कहा सर एक आध एग्जांपल दो यार तो मजा आए कुछ, तो मैंने कहा चलो छापते हैं। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बफर, ये क्या है स्ट्रॉन्ग, तो ये बफर हो ही नहीं सकता, बफर हो नहीं सकता, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखो वीक एसिड, अब हमें चेक करना है क्या इसका कॉन्जुगेट है HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO2 नाइट्रस एसिड वीक एसिड है, HNO3 छोड़कर उसके जितने भी ऑक्सो एसिड है वीक एसिड है, और उसके बाद एक ही ऑक्सो एसिड होता है HNO2 मेन, वैसे तो अभी 1-2 और होते हैं, HNO4 भी होता है, ठीक है, जिसमें वो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, मगर वो सब हाईली अनस्टेबल होते हैं, मेनली 2 पढ़ते हो HNO3 HNO2। तो ये क्या है वीक है, और साथ में क्या है उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन। ये क्या था स्ट्रॉन्ग, तो मैं पीछे गया ही नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो होता ही नहीं है। बफर क्या है, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक एसिड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग तो कहीं है ही नहीं। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग आया इसका मतलब वो बफर नहीं होगा, कुछ और होगा, तो हमें तो बफर सेलेक्ट करना था, क्या है क्या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा वापस आते हैं, यहां तक बात हो गई। उन्होंने कहा यार सबका नेचर क्या है, सारे के सारे एसिडिक है, सारे के सारे बेसिक है, तो अब नेचर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया। तो नेचर के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक का नाम रख दिया एसिडिक बफर, एक का नाम रख दिया बेसिक बफर। तो नेचर के बेसिस पे हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, एक को हम लोग कह देते हैं एसिडिक बफर,
और एक को बोल देते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। एक का क्या नाम रख दिया? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एक का नाम रख दिया बेसिक बफर। एसिडिक बफर किसको कहते हैं? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। बेसिक बफर किसको कहते हैं? ओफ, तो वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। तो वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट को एसिडिक बफर कहते हैं, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट को बेसिक बफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसके एग्जांपल भी पूछे जाते हैं, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन तो डिफिनीशन से आता है कि भाई इनमें से कौन सी डिफिनीशन बफर सॉल्यूशन की है, चेक कर लो। एक तो वो हो गया, तो डिफिनीशन बता दी कि अप्रोक्सीमेट सेम रहेगा। कितना अमाउंट मिलाना है? सिर्फ 1-2 ml। मतलब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल अमाउंट लेना है। बाल्टी भर बराबर में मत डाल दो, नहीं तो चेंज होगा ही होगा यार, है कि नहीं? तो बस 1-2 ml। अच्छा, बात आई कि कौन से कंपोजिशन है, तो वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट आयन, स्ट्रॉन्ग वीक बेस वीक एसिड। एसिडिक बफर किसको कहते हैं? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। बेसिक बफर किसको कहते हैं? वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं। तो देखो, कार्बन का एसिड वीक एसिड, अब इसका कॉन्जुगेट आयन कौन? अब सॉल्ट बनाना है ना? हमें के से कोई मतलब नहीं है, के की जगह Na हो, कैल्शियम हो, क्या करना है, बेरियम हो, कुछ भी हो। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन अपने हाथ में लगना चाहिए, बस ये देखना है। ये देखो, कार्बोनिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन। अब मान लो ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट आयन, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन, तो ये भी बफर है। ये आप ब्लड में शायद पढ़ते हो, है ना? तो ये देखो, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन, तो वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट बफर। अब जैसे देखो बोरिक एसिड, अब बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट आयन बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए बोरिक एसिड जब आता है तो बच्चे बोरिक एसिड के बफर को पकड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि आप देखो कॉन्जुगेट कैसे बना रहे हो, प्रोटॉन रिलीज करके, प्रोटॉन रिलीज करके, प्रोटॉन रिलीज करके। अब इसका कॉन्जुगेट आयन जो है वो OH आयन एक्सेप्ट करके है। ये देखो, ऐसे जितने भी एसिड हैं, गौर सुनना, ऐसे जितने भी एसिड हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनके कॉन्जुगेट जब भी बनेंगे तो वो OH आयन एक्सेप्ट करके बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। भाई ऐसा क्यों है कि बोरिक एसिड अलग तरह का कॉन्जुगेट बना रहा है, बाकी सब अलग तरह के बना रहे हैं, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करो। जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। बोरिक एसिड का आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, या कहीं ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक में आएगा। जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तब आएगा। पी ब्लॉक हो गया है तो फिर अभी नहीं पढ़ा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो, मैंने इसको पानी में डाला, तो किसी भी एसिड को डालते हो तो वो प्रोटॉन रिलीज करता है, यही तो होता है। ये भी प्रोटॉन रिलीज करता है यदि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यदि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके अड़ोसी पड़ोसी का कंप्लीट होता है तो वो प्रोटॉन रिलीज करते हैं। बोरान के पड़ोसी कार्बन, कार्बन प्रोटॉन रिलीज करता है, अभी करके आया हूं। मगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो सबसे पहले अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो यार क्या होता है, ये इस तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। ये देखो, ये वाटर का OH आयन एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन रिलीज करता है। ये देखो, अब क्या है, अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 2, अब 2 2 2 2। तो ऐसा क्या है कि बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट आयन अलग टाइप का है,
तो बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट आयन इसलिए अलग टाइप का है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एसिड है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे सब इसी मैनर से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा दूसरे मैनर से चलेगा, सब इसी मैनर से चलेंगे। यदि हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले, वो एम्फोटेरिक है, उसको पानी में डालें तो उसका भी यही आंसर आता है, AlOH का होल 4 निगेटिव। वो अनस्टेबल होता है तो फर्दर ब्रेक होके AlOH2 माइनस बनाता है। NaAlO2 पढ़ा होगा आपने, है ना? तो वहां तक हम लोग नहीं जाते, हम लोग अभी अपने वाले दायरे में रहते हैं। तो देखो ये आया। अब यहां पे क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं? तो पहले वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन, तो ये बफर है। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन बफर है, तो पहली बात हो गई कि भाई ये बफर है। अच्छा, दूसरी बात गौर समझो, इस एसिड का नाम बताओ। इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये ब्रोस्टन एसिड है या लुईस एसिड है। आपको ये देखना है, देख लो फिर बुरा मत मानना, मुझे पता था तुम यही बताओगे, तभी तो मैं लिख रहा हूं। जब पानी में डाला गया तो भाई ने प्रोटॉन इशू किया है, तुम्हारा फोकस सही से नहीं है। ये देखो, प्रोटॉन इशू किया है इसने। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में इशू कुछ नहीं होता है, अडक्ट बनता है। अडक्ट का मतलब एक ने लोन पेयर दिया, एक ने लिया। प्रोटॉन कहां उसमें इशू होता है? इसमें प्रोटॉन इशू करो, जैसे ये रिएक्शन है वैसे ये इनऑर्गेनिक में बताया जाएगा। अब ये है, अब इसमें देखो, अब बताओ ये कौन है? अब ये लुईस एसिड है, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब सॉरी लोन पेयर गेन हो रहा है, मगर प्रोटॉन इशू नहीं हो रहा है कोई। यहां पर जरा चेक करो, तुमने इसको वाटर में डाला है और इसने प्रोटॉन रिलीज किया है। तुम्हारी ब्रोस्टन एंड लोरी बेस की डिफिनीशन यही थी, जो वाटर में प्रोटॉन देगा वो ब्रोस्टेड एसिड, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस। लुईस में तुमने कब बताया कि यार वो उसके साथ जब लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन रिलीज करेगा। वहां तो लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, लोन पेयर डोनर लुईस बेस, मगर वो इस तरह के एडक्ट बनाते हैं, इसमें कहीं पर भी प्रोटॉन रिलीज नहीं हो रहा है। तो ये अलग तरह की रिएक्शन है, तो इस पे ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये बफर है, ये है। अच्छा, ये मोनोप्रोटिक है या डाइप्रोटिक है या पॉलीप्रोटिक है या ट्राइप्रोटिक है? 3 प्रोटॉन है ना। फिर देखो गड़बड़ हुई, 1 मोल एसिड 1 मोल प्रोटॉन निकाल रहा है, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड है। एक मोल एसिड 1 मोल प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड है। अब वापस आते हैं अपने वापस, तो वो तो मैंने इसके बारे में 2-3 पॉइंट पढ़ा दिए, ठीक है। आगे फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी, अपने को तो नहीं पड़ेगी, अपने को ये पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन अपने में बन सकता है, ये भी बनेगा जब हम लोग वो पढ़ाएंगे ना इक्विवेलेंट वेट, तो वहां पे आएगा। मैं इसका एन फैक्टर पूछूंगा तो तुम 3 छाप दोगे, फिर मार खाओगे। तो आप ध्यान रखना। तो हमने अपने काम की सारी चीज यहाँ पे लिख दी है, जिस जिस चीज की जरूरत हमें फ्यूचर में पड़ेगी उसको लिख दिया है। अब इधर आ जाओ वापस। अब कोई मुझे बोरेक्स का फार्मूला बता सकता है? देखो, बोरेक्स को जब पानी में डालोगे तो बोरिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन आता है, तो बोरेक्स भी बफर है, क्योंकि ये और ये सेम बात है। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7.8H2O, है ना? तो Na2B4O7 को जब पानी में डाला जाता है, हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, तो यही आता है H3BO4, BO4 का होल 4 निगेटिव Na, शॉर्ट बनेगा ना। तो बोरेक्स भी बफर है। तो बोरेक्स जब बफर आता है तो बच्चों को पहले बात बोरेक्स का फार्मूला याद हो तब तो चेक करें बफर है कि नहीं है। टेंशन तो यहां है। तो वैसे उसमें होता है, ग्रुप नंबर 13 पढ़ोगे तो वहां आएगा, मगर फिर भी वो देखने में
बफर नहीं लगता कि वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का है, क्योंकि फार्मूला लिखा होता है Na2B4O7.8H2। तो बच्चा कैसे समझेगा? तो जब उसको पानी में डालते हैं तो ये आयन आते हैं, H3BO3 मिलता है और साथ में उसका कॉन्जुगेट आयन आता है। तो ध्यान रखना बोरेक्स भी बफर होता है, बोरेक्स भी बफर सोल्यूशन है। ये और ये सेम बात लिखी है, बस ये पानी में डाले बगैर लिखा है, ये सॉलिड हाथ में पकड़ रखा है और ये पानी में डाल के लिखा है। तो जैसे ही वो पानी में जाएगा तो यही चीज जनरेट करेगा। तो अच्छा, बाकी जो छोटे एग्जाम्पल होंगे वो तो आप पकड़ ही लोगे, इसलिए उन पर मेरा फोकस कम है। ठीक है, कि किसी ने ऐसे लिख दिया तो वो तो तुम खुद पकड़ लोगे, इतने टैलेंटेड तो है ही हो, कि भाई किसी ने बेंजोइक एसिड लिख दिया और सोडियम बेंजोइड लिख दिया, तो ये तो आप कर ही लोगे, है कि नहीं? इसमें थोड़ी कोई दिक्कत आने वाली है। तो ये देखो, अब आ जाओ इधर, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। तो भाई वीक बेस जैसे हमारे पास NH3, अब प्रोटॉन दे दिया, इसका कॉन्जुगेट आयन आ गया, सॉल्ट बनाना है निगेटिव लगा दिया। आपने मिथाइल एमीन ले लिया, प्रोटॉन दे दिया, कॉन्जुगेट आयन आ गया, अब इसका सॉल्ट बना लो, कुछ भी लिख लो यार। आपने एनिलीन ले लिया, वीक, अब इसका सॉल्ट बना लिया। जितने भी ऑर्गेनिक एमीन हैं वो सब के सब वीक बेस हैं। अब ये सॉल्ट आ गया, ये हो गया एनिलीनियम क्लोराइड। आपने क्या ले लिया, ये लो, अब इसका सॉल्ट बना लो। सॉल्ट कैसे बनेगा, कॉन्जुगेट आयन कैसे बनेगा, प्रोटॉन देके, तुमने इसको प्रोटॉन दे दिया, अब न्यूट्रल कर लो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे बेसिक बफर सोल्यूशन है, ये सब हमारे क्या है, बेसिक बफर सोल्यूशन है। क्यों, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन, तो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन बेसिक बफर सोल्यूशन हो गया। वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन एसिडिक बफर सोल्यूशन हो गया, कि हाँ भाई ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है, ये बेसिक बफर सोल्यूशन है। तो हम लोगों ने कहां तक निपटाया, बफर क्या है, किसी भी सोल्यूशन में एक दो ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं और पीएच लगभग कांस्टेंट रहता है, तो हम उसको बफर सोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, कौन से कंपोजिशन होंगे जो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, और वीक एसिड वीक बेस। किसी ने कहा उसका क्लासिफिकेशन, तो एसिडिक बफर, वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट को एसिडिक बफर कहते हैं, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट को बेसिक बफर कहते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब बच्चों ने कहा सर इसका पीएच कैसे निकालोगे, तो हमने कहा निकाल देंगे यार, ऐसी क्या बात है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके पीएच पे, कि यार इसका पीएच कैसे निकलेगा। हाँ, Na2B4O7 हाइड्रेटेड फॉर्म .H2। अब जरा देखो यार, किसी ने कहा इसका पीएच कैसे निकालोगे, तो गौर सुनिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हाँ, वो भी बताएंगे, सही समय पे बताएंगे। देखो, अब इस जगह बताएंगे, इस जगह इक्विलिब्रियम लिखी होगी तो उसी में धीरे से बता देंगे, नहीं तो वहां इक्विलिब्रियम लिखता फिर यहां लिखता, है ना, तो वो टाइम मैनेजमेंट का गेम है। देखो, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो कहा भाई ठीक है यार, तो मैंने कहा देखो, जब आप एसिडिक बफर बनाओगे तो क्या होगा, आपने क्या डाला, वीक एसिड, फिर आपने क्या डाला, उसका कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, यही तो डालोगे, और ये हमारा सॉल्यूशन है। अब पूछा जा रहा है इसका पीएच बताओ, ठीक है कि नहीं, वीक एसिड पड़ा है और उसके कॉन्जुगेट आयन को पड़ा है, अब कह रहा है इसका पीएच बताओ, तो हम लोगों ने कहा बता देंगे यार। तो जब मैंने इसको डाला तो इक्विलिब्रियम क्या बनी, जरा कोई बच्चा बताएगा कि सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन मार खाएगा, ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% डिसोसिएट होगा, तो मैंने इसको डिसोसिएट करा दिया।
बुरा तो नहीं मानोगे ऐसे? अच्छा चलो इसके कुछ मॉलिक्यूल ले लेते हैं 100, तो ये 0 0 0 100 100। गुस्सा तो नहीं कर रहे हो? मॉल सही चल रहा है? अच्छा अब बताओ एस्टिक एसिड की बात करते हैं। अब ये भी तो पानी में है, तो यार ये ऐसे आ गया, है कि नहीं? एस्टिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आती है, पार्शली आयोनाइज होते हैं, तो इसमें इक्विलिब्रियम बनी, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं बनी है, तो ये ठीक चल रहा है। अच्छा अब गौर से मेरी बातों को सुनो, जब पार्शली आयोनाइज होता है तो यार एस्टिक एसिड पानी में 3% आयोनाइज होता है। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे को जरूरत है क्योंकि मुझे समझाना है। एस्टिक एसिड पानी में 3% आयोनाइज होता है। अब जरा बताना, जब एस्टिक एसिड की इक्विलिब्रियम आएगी तो क्या कॉमन आयन लग रहा होगा? भाई पहले से ही पढ़ा है। तो एस्टिक एसिड जब जाएगा तो कहेगा अरे भाई यहां तो कॉमन आयन पहले से प्रेजेंट है, तो वाटर में वो 3% आयनाइज होता है, तो यहां 3 से कम हो रहा होगा। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एस्टिक एसिड क्या होगा? डिक्रीज किया होगा। यहां तक ठीक है? एस्टिक एसिड पानी में 3% आयनाइज होता है, मगर इस सोल्यूशन में 3 से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एसिटेट आयन पड़ा हुआ है, और एसिटेट आयन पड़ा हुआ है तो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? जुड़ रहा है। ये जुड़ के ये बनते हैं ना, तो हम तो डिसोसिएशन काउंट कर रहा है, अब तो उल्टा हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3% से कम आयोनाइज होगा, है कि नहीं? तो अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो मान लो, मैंने 1.5% मान लिया, वैसे कुछ भी मान सकते हो, है ना? अपनी थ्योरी को डिस्कस करने के लिए मैंने 1.5% मान लिया। क्लियर है? 3 से कम कर दिया। अब यार जब यहां पर ये पड़ा है, गौर सुनते जाइएगा, तो इतनी इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। कितनी इक्विलिब्रियम? सिर्फ एक। ये तो इक्विलिब्रियम का है, सिर्फ ये इक्विलिब्रियम है। अब जरा देखना खेल होता क्या है। आपने कहा इसका पीएच बताओ, तो अब मैं इसकी डिफिनीशन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। यार ऐसा क्या होता है, आपने ये तो बता दिया कि ये कंपोजिशन है जो बफर की तरह बिहेव करेगा, मतलब 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो पीएच नहीं चेंज होगा, ये तो आपने बता दिया, मगर रीजन नहीं बताया। कैसे? कैसे वाला वर्ड इतनी देर से मैं खा के बैठा था। क्यों नहीं बता रहा था? क्योंकि मुझे पता था कि एक तीर से 2 निशाने करने हैं। ये इक्वेशन पहले से लिख गई, अब पीएच में भी यही लिखूंगा, उसको बताने में भी यही लिखूंगा, तो 2 बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मक्कार आदमी, एक ही बार से खेलेंगे। अब गौर सुनो, आप क्या डालना चाहते हो? एसिड। आपने 2 ड्रॉप एसिड, टक टक 2 ड्रॉप एसिड आया, तो एसिड का मतलब एचायन आया। जैसे ही सोल्यूशन में एचायन आया तो बेस ने उसको दौड़ा लिया। क्यों? सोल्यूशन में देखो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट, तो यदि ये वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही तुमने एसिड डाला तो कितने ड्रॉप डालोगे? 2 ड्रॉप, तो मान लो 10 आयन डाले, तो इसने कहा आओ इधर आ जाओ बेटा, तुम आओ निपटाते हैं। 10 डाले, इसके तो 10 से ज्यादा ही है, निपटा दिया। ये देखो 0 और ये बन गया। तो एचायन आए, यदि एचायन रुक जाते तो पीएच बढ़ता या घटता? जितने एचायन आए उनको कन्वर्ट कर दिया एस्टिक एसिड में, और एस्टिक एसिड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फर्दर आयोनाइज होगा नहीं, हजम करके बैठ गया। अब सोल्यूशन में एचायन ढूंढना है, सब लोग मिल ही नहीं रहा है। क्यों? भाई ने हजम कर दिए, तो पीएच कैसे चेंज हो? क्या चीज? ये ठीक है तुम्हारे हिसाब से, बस ये बताओ पहले, आपकी बात आगे करते हैं। ये सही है ना? जो एचायन सोल्यूशन में आए उसको एसिटेट आयन ने खा के बराबर कर दिया, एस्टिक एसिड बढ़ा दिया। अब आपकी बात पे आते हैं, अब आप बताओ क्या कह रहे हो? ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो इक्विलिब्रियम आगे जाना चाहिए, यही है ना? तो भाई ने इक्विलिब्रियम पीछे भी तो ढकेल रखा है ना? तो मान लो 1.5% कम हुआ, गौर सुनिए, 1.5% कम हुआ और 0.3% बढ़ा, तो रिजल्टेंट तो कम ही आएगा। और 0.3% क्यों बना? क्योंकि तुम 1-2 ड्रॉप डाल रहे हो, तो ये बहुत कम आएंगे ना,
और जबकि भाई तो बहुत ज्यादा है ना। तो एसिड आपने एक दो ड्रॉप डाला तो ये उठा के खा जाता है, तो सोल्यूशन में अचायन दिखते ही नहीं है, जितने पहले थे उतने ही दिखते हैं, तो पीएच क्यों चेंज हो। किसी ने कहा चलो बेस डालते हैं, किसी ने 2 ड्रॉप बेस डाल दिया, गौर से देखिएगा, किसी ने 2 ड्रॉप बेस डाल दिया कि बेस डाल देते हैं 10, तो उसको एसिड ने दौड़ा लिया, एसिड भी तो है सोल्यूशन में, तो जैसे ही तुमने बेस डाला तो एसिड ने दौड़ा लिया, आओ, और एसिड ने इसको खा पी के क्या बना दिया, वाटर। भाई इसका एच आयन इसका ओ एच आयन मिलके वाटर बना ना, एसीटेट आयन भी बना है मगर वाटर बना। अब वाटर को मैंने आपको 2-3 क्लास पहले लिखाया है, वेरी वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट, 10,000 में से एक ब्रेक होता है, तो ओ एच आयन खा लिए और ब्रेक कर नहीं रहा है, क्यों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप खाने के बाद ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो जितने ओ एच आयन बढ़ने थे वो सब तो निपटा ले गया, तो ओ एच आयन भी नहीं बढ़े। तो जब तुम बेस डालोगे तो एसिड खा जाएगा, एसिड डालोगे तो बेस खा जाएगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में एसिड बेस दोनों प्रेजेंट है, ये बेस प्रेजेंट है ये एसिड। तो बच्चों का मूड खराब हो गया कि सर आप बचपन से चिल्लाते आओ कि एसिड बेस एक साथ रह नहीं सकते, अब कह रहे हो एसिड बेस दोनों प्रेजेंट है, तो यार आपको दौड़े पड़ रहे हैं क्या, मतलब आप हर बात अपनी बात को काटते रहते हो, है कि नहीं। हम लोग 2-4 दिन से चिल्ला रहे हैं एसिड बेस एक साथ नहीं रहेंगे, अब कह रहे हो सर एसिड और बेस दोनों है, तो बेचारे बच्चे को गुस्सा तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं, उसके पास इतनी बुद्धि थोड़ी है। तो जरा देखो, एसिड और बेस कभी एक साथ नहीं रह सकते, मगर एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन रह सकता है, तो यार जो बेस है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट है, जो बेस है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट है, ठीक है, और कॉन्जुगेट कम ना होने पाए इसलिए तुमने सॉल्ट के फॉर्म में और मिला रखे हैं कि उसका अमाउंट भी सफिशिएंट हो, देखो मिला रखे। तो अब डिफिनीशन पूरी क्लियर हुई कि यार एक काम करो, 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो पीएच क्यों नहीं चेंज होगा। अब मान लो किसी ने बाल्टी भर डाल दिया, ये 100 है, ये तुमने 10,000 डाल दिए, खा लो कितने खाओगे, उसके बाद तो रह ही जाएंगे ना, तो अब तो पीएच चेंज होगा ही होगा। तो यदि कहीं ऐसा लिख दिया जाए कि बफर सोल्यूशन में, जरा देखना, बफर सोल्यूशन में इक्वल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया गया है, तो अब बताओ पीएच चेंज होगा कि नहीं, तो भाई चेंज होगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में मिला दिया तो चेंज होगा, क्योंकि इस रिएक्शन की वजह से चेंज नहीं होना है। तो लिमिटिंग अमाउंट में मिलाया जाता है तभी नहीं चेंज होता है, क्योंकि ये खा पी के नक्की कर देता है, मगर जितने एसीटेट आयन है उससे 10 गुना ज्यादा डाल दो तो 9 गुना तो बचे ही रह जाएंगे ना यार, और अचायन बचे रहेंगे तो पीएच चेंज आएगा। तो अब इसको समराइज कर देते हैं, किसी ने क्या कहा कि यार बफर क्या है, जिसका पीएच चेंज ना हो, ठीक है, लगभग कांस्टेंट रहे, कौन से कंपोजिशन है, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक एसिड वीक बेस। क्यों नहीं होता है, तो जब तुम एसिड डालते हो तो कॉन्जुगेट बेस उसको हजम कर जाता है, जब तुम बेस डालते हो तो वीक एसिड उसको हजम कर जाता है, और वो नंबर में इतने कम है कि वो कभी डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुमने डिफिनीशन में ही 1-2 ड्रॉप लिख दिया है, 1-2 ml लिख दिया है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है नहीं हम ज्यादा डाल देंगे, ज्यादा डाल दोगे तो बफर नहीं रहेगा, बात खत्म हो गई, वो तो डिफिनीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है फिर। अच्छा, अब किसी ने कहा पीएच कैसे निकालोगे, तो अब पीएच निकाल देते हैं। इसको तो एचआईएन अपने पास है कहां, ये, और ये कितने नंबर में 1.5, और ये कितने 10। अच्छा ज्यादा कौन है, ये देखो कितना ज्यादा है 100, तो ज्यादा वाला रिएक्शन करने जाएगा ना, है ना। तो बात समझ गए, अब ये सब रफ करता हूं। अब जरा देखो यार, अब हम डिस्कस कर रहे थे पीएच, तो ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कहां पे है, यहां पे है, तो मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू आ गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे अब हमें पीएच निकालना है तो एचआईएन को साइड कर लो,
बाकी सबको एक साइड कर दो। तो यार हमने एच को साइड कर दिया, तो एच इक्वल टू आ गया के ए इंटू एसिड डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन। पीएच निकालना है, लॉग ले लो, माइनस साइन के साथ लॉग ले रहे हैं, डायरेक्ट कर दे, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बहुत लोग मान जाते हैं। लॉग भी लिया है, साथ में माइनस साइन भी लगाया है, ठीक है। तो देखो m इंटू वी एक साथ लगा दे, m इंटू एन, तो m इंटू एन भी लगा दिया है। रोना धोना तो नहीं आ रहा है ना? समझ पा रहे हो? हाँ, डरने वाली तो चीज है ये, ठीक है ना। बच्चों से लेके टीचर तक के तोते उड़े रहते हैं, क्योंकि जरा सा चेंज हुआ नहीं, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ नहीं। हमें भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी पहले साल में कुछ आया नहीं था, बस ये आया था कि हाँ इस नाम का एक चैप्टर होता है, ठीक है, जिसमें फार्मूले हैं मगर क्वेश्चन एक को नहीं होते हैं, वो छोटे वाले हो जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं होता है। मैं तो यही के लिए करता था, तो और नहीं बनते थे, ठीक है ना। दूसरे राउंड में थोड़ा समझ में आया कि अच्छा यार गेम क्या है, क्योंकि भाई जैसे आप लोग पूछते हो वैसे हम भी लोग टीचर से पूछते थे। तब उन्होंने बताया कि नहीं तुम इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद समझो, फिर करो, डाटा पर फोकस रखना, गौर से देखो भाई। फिर धीरे धीरे आया, 2-3 बार पढ़ने के बाद। ध्यान दो इधर, मैंने क्या किया है, लॉग लिया है और साथ में माइनस साइन भी लिया है, माइनस लॉग लिया है। यहां पे क्या किया, लॉग एम और इसको एम मान लिया, इस पूरे को एन मान लिया, तो लॉग एम इंटू एन है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, मगर माइनस साइन भी अंदर चला गया तो दोनों माइनस हो गए। अब ये तो हो गया पीएच, जगह कम थी इसलिए 2 लाइनें एक साथ मारी हैं। ये हो गया पीके, माइनस लॉग के को पीके कहते हैं। अब देखो यहां मैं प्लस साइन लगाना चाह रहा हूं क्योंकि प्लस आसान होता है, तो इसको पलट दे रहा हूं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, सही है। अब यार थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं, गौर से सुनिए। अब जरा देखो एसीटेट आयन किसके पास है, अरे इधर देख लो पहले, एसीटेट आयन किसके पास है, चेक करो। ऐसा क्या है कि मैंने डाटा एक नंबर लिखा है, नंबर इसीलिए लिखा है जैसे थोड़ा विजुलाइज हो जाए। बताओ एसीटेट आयन जो है किसकी वजह से है, साल्ट की वजह से। यदि 100 साल्ट है तो देखो टोटल एसीटेट आयन कितने, 101.5, मतलब एसीटेट आयन के नंबर जो हैं वो सॉल्ट के नंबर के बराबर है। चेक करो, 100 साल्ट है और एसीटेट आयन कितने, 101.5, लगभग बराबर है। इसीलिए एसीटेट आयन के कंसंट्रेशन की जगह तुम लिख देते हो सॉल्ट का कंसंट्रेशन। और क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हो, जबकि एसीटेट दोनों तरफ से आ रहे हैं, मगर ये क्या है बहुत कम जनरेट कर रहा है। अच्छा एसिड किसके पास है, भाई के पास तो वैसे ही नहीं है, तो एसिड जितने भी हैं वो सब ये हैं देखो, और ये लगभग कांस्टेंट है 100, और अभी भी देखो 100 लिखे, एक डेढ़ कम कर दो कितना होता है 98.5। तो एस्टिक एसिड मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये हमारा जर्नल फॉर्म है, स्क्वायर बन नहीं पाएगा पीछे बनाएंगे। तो जरा देखो यहां से लेके यहां तक जो किया है उसको भूल जाना है, ये तो मैंने प्रूफमेंट किया है, प्रूफमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है किसी भी तरह का, ना तो नीट में ना जेई में, कब भी नहीं आएगा। तुमसे ये थोड़ी कहेगा कि इसका प्रूफमेंट करके दिखाओ, वो तो स्कूल में ही आ सकता है। अब इसके 20 से जो बन सकते हैं वो तो सारा पढ़ा डाला मैंने तुम्हें बता दिया कितनी इक्विलिब्रियम बनेंगी, मैंने तुम्हें यह बता दिया कि एसिड और बेस से बफर कैसे रेजिस्ट करता है, कॉन्सेप्ट तो सारे बता दिए। तो अब जरा गौर सुनो, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, मगर आपका फोकस किस पे होना चाहिए, इस फार्मूले पे। ये जो मैंने किया है इस पर फोकस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे आया है ये समझाना मेरा काम है, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई हैं। तो देखो पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फार्मूला आया, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये वाला पार्ट जितना अनइंपॉर्टेंट है, अब उसके बाद जो 2 लाइनें लिखने वाले हैं वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब याद नहीं रखना है
ये फार्मूला याद रखना है, और इसके बाद देखो जो आपको ध्यान रखना है वो लिखने जा रहा हूं। पहले तो ये फार्मूला, गौर से सुनिए सब लोग, ये फार्मूला याद रहेगा। दूसरा पॉइंट समझो, ध्यान दीजिए सब लोग। देखो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, मतलब डाइल्यूशन। अब गौर समझो, अभी 2-3 क्लासों में हम लोगों ने ये बताया, कल ही की क्लास में बताया, डाइल्यूशन करोगे पीएच चेंज होगा। खूब क्वेश्चन भी कराए कि डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन चेंज होता है, कंसंट्रेशन से पीएच चेंज होता है कि नहीं। तो कल तक पीएच चेंज हो रहा था, आज उसका मन बदल गया है। आज पीएच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बफर का। क्यों नहीं करेगा जरा समझो। हाँ, डर गया है। तो देखिए पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूशन करने पर अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज करने पर अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ऐसा क्यों नहीं करता है, गौर से देखो। इस फार्मूले को पढ़ो, मैंने कहा ना फार्मूले पे फोकस रखना, अब वो प्रूफमेंट पे नहीं, वो तो फर्जी चीज है। अब यहां क्या लिखा है, मोल अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन लिखा है ना, यहां क्या लिखा है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब जरा बताइए, सॉल्ट इसी कंटेनर में, एसिड इसी कंटेनर में, तो दोनों का वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा, डाइल्यूशन करने से पहले और डाइल्यूशन करने के बाद, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में। तो जब वॉल्यूम सेम है तो कट्टम काट नहीं खिल जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। तो यहां वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है यार, चेंज कर लो जितना चेंज करना है, और जितना पहले का वॉल्यूम होगा उतना ही दूसरे का होगा, अलग अलग हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि आप एक ही कंटेनर में दोनों प्रेजेंट है, अलग अलग थोड़ी प्रेजेंट है। आप कह रहे हो इसका पीएच बताओ, तो यार इसमें एसिड भी है सॉल्ट भी है, तो दोनों का वॉल्यूम कितना है, इतना है। एसिड का वॉल्यूम इतना, सॉल्ट का वॉल्यूम इतना, पानी मिला दिया यहां तक पहुंच गया, एसिड का वॉल्यूम इतना, सॉल्ट का वॉल्यूम इतना, और वो रेशियो है, और रेशियो लिखा है तो वॉल्यूम का टर्म कट ही जाएगा, तो उसको चेंज करते रहो, एक तो बराबर है ऊपर से कट भी रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि बफर सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूशन करने पर चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म गायब है। डाइल्यूशन करने से क्या बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है तो वैल्यू चेंज होती है, मगर प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम का टर्म ही गायब है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे कि डाइल्यूशन करने से पीएच ऑफ सॉल्यूशन बफर का चेंज नहीं होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का चेंज होगा, बाकी दुनिया का चेंज होगा, बफर वाले भाई का नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं कि आप सब में जाके चिपका दो, क्योंकि कल पढ़ा के आए हम, मतलब कल आपको पढ़ाया कि चेंज होगा चेंज होगा चेंज होगा, आज कह रहे हैं नहीं चेंज होगा, मगर ये बफर के लिए कह रहे हैं, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। तो अब आप समझ गए कि ये जो पॉइंट है यही खास है, क्योंकि एक जगह पे कुछ बताएंगे एक जगह पे कुछ बताएंगे। अब आगे पढ़ते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट बताइए, तब तक पानी पीता हूं। बताओ भाई, हाँ बताइए सब लोग। देखो यदि बफर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया, गौर सुन लो, एक मिनट मेरी भी सुन लो यार, इतना याद करके आया हूं सब भूल जाएंगे। देखो यदि बफर सॉल्यूशन का तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो खेल क्या होगा, आप क्या है, आप इस पर फोकस रह गए, क्योंकि अभी मैंने इस पर फोकस कराया था, बगल वाला पड़ोसी भी तो है, पड़ोसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, के जो किसका है जरा देखो, के इस रिएक्शन का है, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी,
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई तो भाई की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस के होता है। देखो पीएच जो है वो पी के ए के प्रोपोर्शनल है और के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि के ए की वैल्यू होती है माइनस लॉग के। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो पी के कम होगा, और पी के कम हो गया तो ये कम हो गया। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे कोई एसिड तो बढ़ नहीं जाएगा, सॉल्ट तो बढ़ नहीं जाएगा, मगर के तो चेंज होता है। हम फोकस कर रहे हैं उधर, पड़ोसी पे भी ध्यान रखना है कि नहीं? अरे यार मैं पढ़ाई भी लग अरे, अरे यार इतना टैलेंट लाते कहां से हो? मैं सोचूं कि हंस क्यों रहे। अच्छा इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो देखो एक पॉइंट तो ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से बफर सॉल्यूशन का पीएच कम होगा। अच्छा एक और खास बात है, आप सुन लो, इस पॉइंट के बारे में बताता हूं। पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीके के, तो बच्चों ने फिर बवाल काट दिया, कहा सर पीएच तो कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर वाला केस खत्म हो गया, उसको डिस्कस कर दिया है, अब उसके आगे की बात कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट किस किस जगह लगेगा। ये जो ये तीसरे नंबर पे लिखा है, ठीक है, एक सोल्यूशन ए है, एक बफर सोल्यूशन ए है, एक बफर सोल्यूशन बी है, दोनों में सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर है। मैंने कहा क्या पीएच बराबर होगा? फिर से सुनो, एक एसिडिक बफर ये है, सपोज करो एस्टिक एसिड और सोडियम एसिटेट का है। एक एसिडिक बफर ये है बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट का। दोनों में एसिड के कंसंट्रेशन बराबर है, सॉल्ट के कंसंट्रेशन बराबर है। तो क्या दोनों बफर सोल्यूशन के पीएच बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये पूछ रहा हूं। तो जरा देखो, जब दो डिफरेंट बफर में कंपेयर किया जाएगा तब के का रोल आएगा, क्योंकि एक ही सोल्यूशन के लिए के तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो। टेम्परेचर वाला तो कर चुके, अब हम दूसरे में आ रहे हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के कभी चेंज नहीं होगा। तो आप लिख रहे हो कि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, तो यार के तो चेंज ही नहीं होगा, डायरेक्टली क्यों छापे पड़े हो? तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन में कंपेयर करने के काम आएगा। ये वाला ये क्या है, दो डिफरेंट बफर सॉल्यूशन में कंपेयर करने के काम आएगा। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया, आपको ये याद होना चाहिए, बाकी तो कहानी बिल्कुल ऐसी थी। बात समझ पाए कि ये पॉइंट काम कहां करेगा? भाई एक ही सोल्यूशन में कैसे काम कर जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सब इक्वल ही है, मतलब चेंज ही नहीं होंगे। तो ये बात आएगी दो डिफरेंट सोल्यूशन को। जैसे मैं ये कह दूं कि एक बफर सोल्यूशन ए है, एक बफर सोल्यूशन बी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड इक्वल है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के ए सोल्यूशन वन का ये है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सोल्यूशन टू का ये है। अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, या पीएच ऑफ सोल्यूशन मतलब पीएच ऑफ बोथ बफर सोल्यूशन इक्वल, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे करके चार ऑप्शन बना दिए। वहां ये काम आएगा, क्योंकि यदि दो अलग अलग बफर सोल्यूशन है तो उनके के अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे तो इसका मतलब डिफरेंट वैल्यू है तो कंपेयर बनेगा, क्योंकि बाकी चीज आपने याला पोर्शन कांस्टेंट कर दिया है तो याले पोर्शन से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने बनने हैं उनके ये सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म वाले जो बनेंगे वो सब लिख दिया है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कूदते हैं। ठीक है, फार्मूला याद रखना है, कहां से फार्मूला आया है जरूरत नहीं है, इसी को हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। ये जो इक्वेशन निकल के आए पीएच इक्वल टू पीए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब बात आती है बेस की, दोनों कर ले फिर एक साथ क्वेश्चन करें। अब मान लो किसी ने कहा भाई पीएच ऑफ पीओएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन,
तो बच्चों डिट्टो सेम इसी तरह से फार्मूला निकलेगा और सारे कॉन्सेप्ट इसके और इसके सेम है, जरा सा भी चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगल बगल लिख रहा हूं, जो आपने यहां लिखा है वही सब यहां है, क्योंकि दोनों ही बफर हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हुआ, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। एसिड है तो pH इक्वल टू PK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बेस है तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब हम बात करेंगे एक और, इतना याद रखना, ये वाला पेज समझ लो, इतनी देर से जो पढ़ा रहा हूं ना वो सब फर्जी है, मेन यही पेज है जिस पर क्वेश्चन आएंगे खूब। अब देखो एक और पॉइंट, आपको मैंने बताया था कि फिजिक्स जो है वो इन आंखों से चलती है, केमिस्ट्री जो है वो इन आंखों से चलती है, मन की आंखों से चलती है। अब गौर से देखना, अभी मैंने 1.5 घंटे कम से कम चिल्लाया है कि बफर का मतलब है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। अब और कंडीशन बता रहा हूं कि कब बफर होगा जो दिखेगा नहीं मगर बफर होगा, तो उसकी कंडीशन लिखता हूं फिर समझाता भी हूं कैसे। देखो, एक्सेस ऑफ वीक एसिड प्लस लिमिटिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यदि ये कंपोजिशन कहीं लिखा है तो ये भी बफर है। कैसे है अभी सिखाऊंगा, ठीक है, लिख एक जगह दे रहा हूं, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस। LR का मतलब बेस एसिड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। या फिर एक्सेस ऑफ, ये सारी अभी इन सबके एग्जांपल दूंगा, है ना, वीक बेस प्लस LR ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये दोनों केस बफर के हैं, इसमें भी बफर बनेगा, कैसे बनेगा अभी सिखाएंगे आपको, और इसमें भी बफर बनेगा। अब यहां पर देखो, ये मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कराया है मगर यहां पर लिख रहा हूं जैसे कंपेयर रहे, ध्यान रहे तुम्हें कि यार ये दोनों तरह का केस हो सकता है। यदि सेम अमाउंट, सेम कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, या सेम कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बनेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस। अब ये सारा समझा देता हूं कि ये जो मैंने लिखा है ये कैसे है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट टफ है, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, इसलिए पेपर में आएगा। अब देखो इस चीज को समझाता हूं, 2 मिनट आप इधर ध्यान दें। देखिए, बस छापने को दूंगा, बस समझा दूं, फिर आपको वाली स्क्रीन ऑन कर दूंगा, मतलब पीछे ले चलूंगा। ध्यान दीजिए, आपने क्या लिखा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्या आया, ठीक है। अच्छा, एक्सेस कह रहे हो तो इसका मतलब एसिड ज्यादा है, तो मैंने एसिड के मान लिए 100, इसके मान लिए 40। अब रिएक्शन हुई, एसिड और बेस मिला रहे हो ना तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन हुई तो ये 40 इसके खर्च हो गए, 40 में से 40 इसके खर्च हो गए, 40 ये बन गए, 40 ये बन गए, ये कितना बचा 60, ये कितना बचा 0, ये 40 और ये 40। आपसे यही क्वेश्चन तो कहा जाता है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। रिजल्टेंट सोल्यूशन का मतलब रिएक्शन होने के बाद का सोल्यूशन। अब जरा रिएक्शन होने के बाद का सोल्यूशन जरा एक बार देखो क्या है, ये है। और रिएक्शन होने के बाद जो सोल्यूशन है उसमें कौन कौन है, ये है सॉल्ट और ये है वीक एसिड। वीक एसिड पड़ा है देखो, और उसका कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट पड़ा है, तो यार रिजल्टेंट सोल्यूशन तो बफर है। जिनको मिलाया वो बफर अफर नहीं थे, मगर जो सोल्यूशन बना वो बफर है। चेक करो, सोल्यूशन में क्या है, वीक एसिड, सोल्यूशन में क्या है, उसका कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, तो यार ये तो बफर ही होता है, यही तो पढ़ाया इतनी देर से कि वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट के सोल्यूशन को बफर कहते हैं। देखो वही है, मन की आंखें लगाओ, है।
तो जब भी वीक एसिड एक्सेस में होगा और स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग अमाउंट में होगा, तो जैसे ही मिलाए जाएंगे वो बफर बना देंगे। तो बफर का फार्मूला लगेगा, एसिड बेस वाला फार्मूले नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद रुकेंगे तो वो बफर कंपोजिशन होगा। वीक एसिड है और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है, तो ये बफर हुआ। एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? ये एसिड का कंसंट्रेशन कितना है बफर में? ये बेस सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? ये। तो ये टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो बच्चे सबसे ज्यादा हिलते हैं। क्यों हिलते हैं? क्योंकि उनको याद होता है, और उसमें हम ही लोगों की गलती है। हम लोग लगातार बोलते हैं वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट आयन, वीक एसिड वीक बेस। ये पास किया 80 बार और ये वाला स्टेटमेंट पास किया 2 बार, तो 2 बार वाला क्यों याद रहेगा? 80 बार वाला याद रहेगा। तो इस वजह से वो स्टेटमेंट तो बच्चों को याद रहता है, ये वाला ये भूल जाते हैं कि जब एक्सेस ऑफ वीक एसिड और लिमिटिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो भी बफर होगा, क्योंकि वो रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच पूछता है और रिजल्टेंट सोल्यूशन ऐसा बनेगा। अब दोनों बराबर कर दो, दोनों बराबर कर दो। यदि मैं दोनों का अमाउंट बराबर ले लूं, जैसा मैंने नीचे के 2 केस लिखे हैं, 4 केस लिखे, अब दोनों बराबर कर दिए। कोई भी अमाउंट ले लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। 40 40 0 0 आफ्टर रिएक्शन 1:1 की रिएक्शन है। अब आफ्टर रिएक्शन देखो क्या है, सिर्फ सॉल्ट है, ये भी 0 ये भी 0। अब जब सिर्फ सॉल्ट है तो किस कैटेगरी का सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये तो हाइड्रोलिसिस करेगा ना। तो अब ये केस हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। देखो, जिस सॉल्यूशन के पीएच की बात कर रहा है उसमें क्या पड़ा है? एसिड पड़ा है? नहीं। बेस पड़ा है? नहीं। उसमें सॉल्ट पड़ा है। और कैसा सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये केस मैंने वहां पढ़ाया भी है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, मगर कंपेयर नहीं कराया। तो तुमको वो वहां याद है और ये यहां याद है, मगर पेपर में थोड़ी आएगा कि भाई ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला याद करने वाला क्वेश्चन है, ये बफर वाला, वो तो सब मिक्स करके देगा। तो दोनों केस इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए कि जैसे तुम्हें ध्यान ना है कि यार ये 2 तरह की सिचुएशन बनाएगा, एक बफर की भी बनाएगा और एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बनाएगा। इसका मतलब यही क्वेश्चन बफर भी हो सकता है, यही क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। सिर्फ डाटा का खेल है। देखो, मैंने इसीलिए कहा है कि फार्मूले पे मत जाना, नहीं तो रो दोगे। डाटा ही तो चेंज किया है, वही रिएक्शन, वही सॉल्ट, वही एसिड, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। और डाटा चेंज होने से क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो गया है। ये बफर है और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे नजर बना के रखनी। मैं अभी इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी तो अपनी थ्योरी समझाने के लिए डाटा दे रहा हूं, क्वेश्चन कराएंगे अभी। बात समझ पाए हो ये कैसे किया है? तो अब यार जरा देखो, इन पर हमें क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये 2 केस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, ये 2 केस बफर के। अब इन पॉइंटों पे भी क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे अभी देखना। अब एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं बस। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 0.15 मोल ऑफ प्रीडिनियम क्लोराइड। तो ये क्या है? वीक एसिड का सॉल्ट है ना। अब पहले बफर है या नहीं ये पकड़ना है हम लोग को। ये सॉल्ट, ये प्रीडिनियम क्लोराइड क्या होता है? ये N है, हैव बीन एडेड टू, इसको मैंने ऊपर से ऐड किया है, ठीक है। 500 ml या 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 m प्रीडिन। पैराडीन क्या होता है? ये होता है वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, बफर है। कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन एज्यूमिंग नो चेंज इन वैल्यू। पहली बात, बेसिक बफर है, पीएच पूछ रहा है तो हम तो पीएच ही निकालेंगे। हमने एक ही बात पढ़ाई है, बेस है तो पहले पीएच निकालो फिर पीएच निकालो। तो पीएच का फार्मूला है पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब जरा देखिए, इसकी वैल्यू तो मैंने ये डाल दी,
अब इसकी वैल्यू देखो सॉल्ट, अब गौर से देखो ये मोल में है और ये कंसंट्रेशन में है, बुरा मानेंगे? कटने के लिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो इसको मोल बना लो क्योंकि वॉल्यूम के टर्म की अपने को जरूरत है नहीं, क्यों? दो कंसंट्रेशन का रेशियो है तो वॉल्यूम तो कट ही जाना है, तो या तो उसको मोल बना लो या इसको कंसंट्रेशन बना लो, यूनिट सेम होनी चाहिए, नहीं तो कटेंगी कैसे? मोल को कंसंट्रेशन से डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो आप यूनिट सेम कर लो चाहे जैसी कर लो। तो मैंने क्या किया, इसको मोल से कंसंट्रेशन बना लिया, ठीक है? तो कैसे कंसंट्रेशन बनाया? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है? 500 ml, तो इसको लीटर बनाओ, ml है 1000 से डिवाइड करेंगे वो ऊपर आ जाएगा, कट्टम काट खेल लो, ये आ गया। तो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सॉरी बेस, ये दिया है ना 0.2, ठीक है? क्लियर है? अच्छा अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यार देखो ये 9 लिखा, आपको सॉल्व करना तो सिखाया है, ठीक है? अब इसको मैं ऐसे कर दूं, तो ये देखो माइनस का, ये प्लस का, तो POH इक्वल टू 9, तो पीएच इक्वल टू, हमसे पीएच पूछ रहा था ना, पीओएच थोड़ी पूछ रहा है। तो क्या हुआ, हमने फार्मूला लगाया, डायरेक्ट फार्मूला पर था, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट के कंसंट्रेशन दिया है, बेस का कंसंट्रेशन दिया है, फार्मूला चिपका दिया, आंसर आ गया। अच्छा बच्चों ने जिद की कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो मैंने कहा ठीक है यार, नहीं बफर वाले क्वेश्चन करा दो यार, है ना, नहीं तो भूल जाऊंगा क्वेश्चन। अब जरा देखो यार इस क्वेश्चन को करो, 20 ml ऑफ 0.2 m NaOH। अब यार ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग टर्म आएगा तो बफर आप देखोगे ही नहीं, क्योंकि बफर में स्ट्रॉन्ग टर्म यूज ही नहीं है, मगर मैंने आपको केस बताया है। तो देखो 20 ml ऑफ 0.2 m NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 50 ml ऑफ 0.2 m एस्टिक एसिड वीक एसिड, केस बन सकता है। वीक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला रहे हो, तो बफर भी हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, टू गिव 70 ml ऑफ सोल्यूशन व्हाट इज द पीएच ऑफ सोल्यूशन। अब पीएच पूछ रहा है, तो अब हम क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते जब तक हमें यह ना पता चले कि केस कौन सा है। भाई किसके पीएच का फार्मूला लगा दे, है कि नहीं? क्योंकि वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाला गया है, हमने पढ़ाया है कि वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो घटना घटेगी। ये देखो अब कौन सी घटना घट रही है, ये तो आप कंसंट्रेशन देख के बताओगे ना, ये एक्सेस में है तो बफर बना, सेम अमाउंट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बना। तो चलो हम लोग पहले चेक करते हैं, देखो कैसे चेक किया जाता है। ये एस्टिक एसिड, ये NaOH, बना क्या? सोडियम एसीटेट। हाँ भाई तोते तोते उड़ रहे हैं ना, अब मजा आ रही है कि क्या रहता फैल रहा है। बस आपको केस ध्यान रखने हैं कि हाँ इस सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है? करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हाई होगा, कैलकुलेशन इसकी इजी रहेगी, बिल्कुल इजी रहेगी, इसलिए तुम्हारे पेपर में आएंगे ये सब। अब जरा देखो वैल्यू डाल दो, m इंटू वी किया, मोल आ गया, कितना आ गया? m इंटू वी करो 10, m इंटू वी करो 4, 0 0। अब तो तुम देख के ही पकड़ ले गए, एक्सेस में है इसका मतलब बफर बनना है। 6, 4 में से 4 0 और ये 4, तो सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? सॉल्ट और एसिड, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट बच रहा है, इसका मतलब ये बफर है। हमें कैसे पकड़ना है? हमने देखा अरे भाई वीक एसिड के साथ तुमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला है, तो इसका मतलब 4 केस पॉसिबल है, या तो ये बफर होगा या फिर ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। अब हम पहले ये देखेंगे कि ये है कौन।
अब भाई बफर है तो बस पीएच लगा दिया। अब क्या करना है, पीएच इक्वल टू पीके, के की वैल्यू ये दी है, पीके माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस सॉल्ट, देखो सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड। अब देखो यहां मैंने गलती की है मगर फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये मोल लिखे एम इंटू वी करके लाए तो ये मोल है, ये भी मोल है, तो वैल्यूम का कोई टर्म आना ही नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सॉल्ट है। मगर यदि ये सॉरी ये बफर है, यदि ये सॉल्ट होता तो पड़ता, क्योंकि सॉल्ट में कंसंट्रेशन का रेशियो नहीं होता है, वो फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये तो मोल ऑफ सॉल्ट निकला है, इसको कंसंट्रेशन बनाना पड़ता, यहां बनाना नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम से डिवीजन दोनों में आएगा, वो कट जाएगा, तो हमने ऐसे ही डाल दिया है। ठीक है ना भाई, सही है। तुम क्यों रो रहे हो, नहीं वो सबसे पीछे छोड़ गया है क्या कोई, क्वेश्चन कह रहा हूं छोड़ गया है क्या इसको। अच्छा इसको सॉल्व करो, देखो 5 log 2, अब इसको सॉल्व करो log 2, 5 में कुछ जुड़ के आएगा, 4 में, अच्छा अच्छा माइनस है, ये पीछे वाले बच्चे हैं, इतना रट्टा मार के आया था, भुलवा दिया इन्होंने, ये आया, क्लियर है। अच्छा रुक जाओ, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, अब वैरायटी तो करा लेने तो, समझो थ्योरी से पेपर नहीं सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल से सॉल्व होगा। अब इसको करो, देखिए बस ये लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following will produce and buffer solution when mixed in equal volume। अब देखो बफर कब बनेगा, तो सुनाई दे ना दे हम अपना काम करके जा रहे हैं, हमें क्वेश्चन डिस्कस करना था, हम डिस्कस करके निकल जाएंगे। देखो बफर कब बनेगा, आपने डाला है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड भी बफर बनाते हैं, है ना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या बनाते हैं, बफर बनाते हैं। अब शांत हो गए तो अब थोड़ा तेज बोल सकता हूं, क्योंकि उसमें तेज बोलता तब भी ना सुनाई देता, तो अपनी एनर्जी तो बचा ले कम से कम, तो मैं इसलिए धीरे बोल रहा था। तो देखो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बफर बन सकता है, ठीक है, बफर कब बनेगा, जब वीक बेस एक्सेस में हो, तभी तो बनेगा। तो बस चेक करो, देखो इसके मोल बराबर है, तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, इसके मोल और इसके मोल, एसिड के मोल ज्यादा है, ज्यादा ये होना चाहिए, समझ पा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये भी बफर नहीं है, इसके मोल एक्सेस ऑफ वीक बेस लिमिटिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बफर बनेगा। अब प्रॉब्लम नहीं, एक बात तो सुनो, ये सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसा कोई कंपोजिशन होता ही नहीं है, तो इसको चेक ही क्यों करें, तो आंसर क्या आया, सी, है कि नहीं, क्लियर है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब एक बच्चे ने कहा सर ये बताओ, एक ड्रॉप डाला पीएच नहीं चेंज हुआ, दो डाला पीएच नहीं चेंज हुआ, मगर हम तो 10 ड्रॉप डालेंगे, बाल्टी भी नहीं डाला है, सिर्फ 10 ड्रॉप डाला है, तो अब आप उसको बफर बोलोगे कि नहीं, आपने कहा था सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या तीसरी ड्रॉप में सिग्निफिकेंट आया, या चौथी ड्रॉप में सिग्निफिकेंट आया, या पांचवी ड्रॉप में सिग्निफिकेंट आया, तो हम कब तक बफर बोले ना बोले, भाई इनकी मर्जी है, ये 10वीं ड्रॉप तक बफर नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं 5वीं ड्रॉप में नहीं, अब बफर नहीं रहा, तो एक रेंज बनानी पड़ेगी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो अब हमको पढ़नी पड़ जाएगी बफर रेंज इनकी वजह से, तो अब क्या पढ़ोगे, बफर रेंज, एक लाइन का है बफर रेंज, इसके बाद बफर खत्म कर देते हैं, जैसे अगली बार हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एक ही लाइन का है, बस लास्ट लाइन है,
देखो यार, देखो आज, अब कल मैं वो याद करके आऊंगा, नहीं तो इसको भी याद करके आना पड़ेगा, इसलिए आज कर लो। देखो ये बफर रेंज होता है, बस 2 ही लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है। नहीं अरे इतनी देर, ये बफर रेंज होता है। क्या बफर रेंज होता है? पीके -1 टू पीके +1। अब बच्चों ने कहा सर ये -1 और +1 तो ठीक है, मगर पीके +1 -1 हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा यार इस फार्मूले को जरा इससे कंपेयर करो, इससे। देखो सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फार्मूला होता है ना पीएच का। तो ये हो गया, इसका मतलब इतने की जगह -1 आया है, इतने की जगह +1 आया है। तो बच्चों ने कहा सही कह रहे हो सर। तो मैंने कहा यार जरा ये देख लो, तो एंटी लॉग ले लो। तो जब आपने एंटी लॉग लिया तो ये वैल्यू आ गई 10⁻⁻1। जब आप 1 लोगे तो 10 आ जाएगा। तो बफर रेंज पीके ए के फॉर्म में होती है, पीके -1 टू पीके +1। कंसंट्रेशन के फॉर्म में बफर रेंज ये होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1/10 से लेके 10 तक है, तो बफर है, ये बफर है। और इसके आर पार निकल गई तो बफर नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम ड्रॉप मिला रहे हो, मिलाते जाओ, मगर यदि इस रेशियो में कंसंट्रेशन रहा तब तक तो बफर है। इस रेशियो से इधर या इधर चला गया तो फिर हम अब उसको बफर नहीं बोलेंगे, बफर बोलना बंद कर देंगे। अब वो नॉर्मल सोल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड जरूरत से ज्यादा मिला दिया है, बेस जरूरत से ज्यादा मिला दिया है, जिसकी वजह से अब उसका पीएच इतना सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है कि अब हम उसको बफर नहीं बोल पाएंगे। आपके यहां इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि ऐसा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बफर सोल्यूशन के लिए? pH of buffer solution depend upon temperature, pH of buffer solution does not depend upon temperature। ठीक है, buffer range is concentration ratio of salt and acid to 1 to 1/10 या 10 to 1/10, ऐसे करके वो ऑप्शन बनाएगा। और क्योंकि बफर रेंज पे यही बनना है और कुछ नहीं आएगा आपके पास। या फिर वो ऐसा कर देगा कि भाई सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन 100 है, एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन 5 है, बताओ ये सॉल्यूशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? above solution is a buffer solution, नहीं, above solution is a not a buffer solution, both are incorrect, ऐसे करके बना दिया। अब वहां बफर रेंज निकालनी पड़ जाएगी। क्यों? यदि साल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन इस रेंज में है तो बफर है, और नहीं है तो नहीं है। तो तुम्हें बफर कंपोजिशन दिखेगा, अरे भाई वीक एसिड और उसका सॉल्ट पड़ा है तो ये बफर है, मगर वो बफर रेंज के बाहर है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन बनाएगा, थ्योरेटिकल मतलब कॉन्सेप्चुअल, इस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉन्सेप्चुअल बनेगा कि अच्छा ये बताइए एक कंटेनर में 100 मोल सोडियम एसीटेट पड़े हैं, 4 मोल एस्टिक एसिड पड़ा है, तो ये सोल्यूशन कैसा है? बफर सोल्यूशन। तो जैसे ही तुम देखोगे वीक एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट पड़ा है, तुम टिक कर दोगे बफर। मगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है बफर रेंज चेक करो। न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे तो बफर है, तब तो हम मान लेंगे कि भाई कंपोजिशन तो वही है ना। मगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे क्यों रहा है? इसलिए दे रहा है कि आप रेंज चेक करके बताओ। तो इस तरह के 2-3 टाइप के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। तो बफर रेंज ध्यान रखिएगा, ये और ये, बस ये तो मैंने करके दिखाया है। आप ये बफर रेंज और ये बफर रेंज याद रखो कि इस पर भी क्वेश्चन वो बना सकता है। बफर रेंज नीट वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, मगर एक छोटी सी जरा सी हेडिंग है तो पूछ सकता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे बात करेंगे। अब आप छाप लो, टेस्ट होगा शाम को होगा। हाँ पूछ लो, अब दंगा मचा देंगे लंडे। आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल इसके आगे चालू करेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। और थर्मोडायनेमिक्स का जिसको टेस्ट देना है तो रात में 10 बजे आपको टेलीग्राम पे थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट आएगा, क्योंकि मंडे को रिवीजन चल रहा है। तो कल मैंने रिवीजन कराया था थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का,
तो आज उसका टेस्ट होगा टेलीग्राम पे। केमिकल काइनेटिक्स की कह रहे हो ना? हाँ मैंने बोल दिया है, हो सकता है व्हाट्सएप पे आ भी गई हो, मगर मैंने सुबह से कुछ देखा ही नहीं है व्हाट्सएप। हाँ भाई चलो आज खत्म करते हैं।